Good morning, students. Earlier we have finished chapter number 2, and I think I have given some homeworks to all of you, and very few of them has shown me their homework. And other than that, means I think 2 or 3 students have shown me their homework, but other student haven't. So you just finish and just show me once what you have done, whether it is correct or not. Okay, now we will be starting with lesson number 3, autumn, written by John Clare. Everybody pay attention, plus they will take out their books also, page 18, so that I will be reading and explaining. You will also be listening and seeing your book side by side. Okay, so just pay attention to it. Lesson 3, autumn, written by John Clare. John Clare, 1793 to 1864, was an English poet famous for his celebratory representation of the English countryside and his lamentation of its disruption. Some of his notable collection of poetry are First Love, Snowstorm, The Village Minstrel, and other poems. The following poem presents a pen picture of the mellow beauty of autumn in the countryside. As this season comes just before winter, it is characterized by falling leaves, bare branches, and strong winds. ऑटम. अब आप लोग तो सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑटम. ऑटम इज़ अ नेम ऑफ अ सीज़न विच कम्स जस्ट बिफोर विंटर. मीन्स जस्ट विंटर. हम विंटर में क्या होता है कि हमें बहुत ठंड लगती है, तो हम क्या देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना पत्ते मतलब उसके पत्ते या तो ब्राउनिश होके झड़ जाते हैं या बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, या ऐसे भी कई पेड़ हम देखेंगे विंटर में कि उसमें कुछ पत्ते रहते ही नहीं हैं. ओनली बेयर ब्रांचेस, यानी सिर्फ खाली ब्रांचेस रहती हैं. पत्ते, फूल, फ्रूट्स, किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं रहता है, जस्ट खाली ब्रांचेस. तो ये हम कब देखते हैं? ओनली इन विंटर. तो विंटर से पहले ऑटम इज़ जस्ट बिफोर विंटर, माने विंटर की शुरुआत, यानी विंटर मतलब ज़बरदस्त ठंड, तो उससे जस्ट पहले 1 महीने 1.5 महीने का जो टाइम रहता है वो होता है ऑटम का सीज़न. इस सीज़न में हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में ऑटम के समय क्या होता है, सारे ब्रांचेस सूखे पड़ जाते हैं और उनके पत्ती, फूल सब सूख के नीचे गिर जाते हैं. उसके अलावा हम और क्या देखते हैं, उस समय हवा जो होती है वो शुष्क होती है. और क्या देखते हैं हम, और कई जगह में सुबह के समय धुंध छाई रहती है, यानी फोग, कोहरा छाया रहता है, हमें दूर तक क्लियर दिखता नहीं है. ठीक है, तो ये सब चीज़ हम कौन से सीज़न में देखते हैं? ऑटम में. तो इसी ऑटम सीज़न के बारे में जॉन क्लेयर हमको इस पोइट्री में बता रही है. जॉन क्लेयर जो है उनका जन्म 1793 में हुआ और उनकी मृत्यु 1864 में हुई. वो एक इंग्लिश पोइट थी और उनको उनके काम के वजह से, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो एक कंट्री साइड के ऊपर इंग्लिश में उन्होंने एक लैमेंटेशन लिखा था. लैमेंटेशन से मतलब हम जब पोएम लिखते हैं तो लोगों को खुशी, या तो पोएम पढ़ के लोगों को खुशी होगी, या तो फिर पोएम पढ़ के उस जगह के बारे में, जैसे मान लो कोई जगह का डिस्क्रिप्शन दिया पोएम में, तो हम उसे जानेंगे कि हाँ भाई इस पोएम से हमको इस जगह के बारे में जानकारी मिल गई कि ये जगह बहुत अच्छी है, इसका रिवर है, इधर पहाड़ है, इधर पेड़ है, झरना है, ऐसे ऐसे करके डिस्क्रिप्शन दिया रहता है. लेकिन लैमेंटेशन पोएम का मतलब होता है ऐसी पोएम जो हम किसी के दुख में हम वो पोएम व्यक्त कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं उस पोएम के थ्रू. तो ऐसा ही उन्होंने एक कंट्री साइड के ऊपर एक पोएम लिखा था जो कि लोगों को, माने उस चीज़ को पढ़ने के बाद लोगों में जो जॉन क्लेयर थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज़, यानी ऐसी किताब जिसमें एक नहीं कई सारी पोइट्रियाँ होती है, उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोइट्री. तो ऐसी कई सारी उन्होंने कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज़ लिखी, जैसे फर्स्ट लव, स्नो स्टॉर्म, द विलेज मिनिस्ट्रल एंड अदर पोएम्स एट्सेट्रा. तो अब हमें जो पोएट है वो ऑटम के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि
ऑटम में, ऑटम के सीज़न जो कि जस्ट विंटर से कुछ दिनों पहले आता है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग लीव्स, बेयर ब्रांचेस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। हम क्या देखते हैं इसमें, मेन जो कैरेक्टर है ऑटम सीज़न का वो है कि हम इस सीज़न में देखते हैं कि पेड़ों से जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, ब्रांचेस खाली पड़ी रहती हैं और इस समय काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी और शुष्क हवाएं चलती हैं। अब हम पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, आई लव द फिटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे। फिटफुल से मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फिटफुल इज़ ऐसी चीज़ जो कंटिन्यूसली रेगुलरली एक पैटर्न में नहीं हो रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी जोर से हो रही है। गस्ट यानी झोंका, हवा का झोंका को गस्ट कहा जाता है। दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे, शेक यानी कंपन, ठीक है। और द केसमेंट ऑल डे, केसमेंट से मतलब ऐसी खिड़की जिसमें खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो दोनों साइड खुलते हैं, अंदर की तरफ भी खुलते हैं और बाहर की तरफ भी खुलते हैं, ऐसी खिड़कियों को कहा जाता है केसमेंट, ठीक है। आई लव द फिटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे, यानी मुझे पसंद है, किसे पसंद है? जॉन क्लेयर राइटर, वो कह रही है कि आई लव द फिटफुल गस्ट दैट शेक्स द केसमेंट ऑल डे, यानी मुझे वो जो फिटफुल गस्ट है, फिटफुल गस्ट यानी हवा का झोंका जो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में नहीं आता है। जब हवा चलती है तो क्या होता है, कभी थोड़ा तेज़ हो जाती है, कभी थोड़ा धीरे हो जाती है, कभी इतनी तेज़ हो जाती है कि मैंने साए 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 आवाज़ आती है। अब फिर उसके बाद कभी ऐसा भी देखते हैं कि हम एकदम स्लो भीनी भीनी हवा चल रही है, तो जब स्लो भीनी भीनी हवा चलती है ना, हम वो खूब अच्छा फील करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है कि कितना ठंडा हवा, कितना सुंदर हवा। और जब बहुत तेज़ हवा चलने लगती है तो वही हवा हमें अच्छी नहीं लगती है, वो हवा ऐसा लगता है जैसे हमारे बदन को काटते हुए जा रही है, इतनी तेज़ होती है वो हवा का जो बहाव, वो हमें चुभने लगता है वो हवा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हवा है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं चल रही है, कभी तेज़ हो रही है, कभी धीमी हो रही है। और ये जो कंटिन्यूस होने की वजह से शेकिंग द केसमेंट ऑल डे, यानी जब सारा दिन हवाएं चल रही है तो ये जो केसमेंट है, केसमेंट यानी जो घरों में हम जैसे खिड़कियां दरवाजे होते हैं, तो ऐसी खिड़की जो दोनों तरफ खुलती है, ऐसी खिड़की का जो केसमेंट है यानी बाहरी हिस्सा वो हिल रहा है, क्योंकि खिड़कियां बंद है तो हवा का झोंका इतने तेज़ी से उसके ऊपर मतलब हवा को मार रहा है उस खिड़की के ऊपर कि उस खिड़की की जो चारों तरफ से जो एरिया है वो हिल रहा है, एक कंपन हो रही है उसमें, एक शेक हो रहा है उसमें। एंड फ्रॉम द मोजी एल्म ट्री टेक्स द फेडेड लीव्स अवे, और ठीक उसी घर के पास एक मोजी एल्म ट्री है। मोजी से मतलब अ ग्रीन लेयर, और एल्म ट्री एक ऐसा ट्री का नाम है जो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, इसे हम देख पाते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो रेडिश कलर की रहती हैं, रेडिश ब्राउनिश कलर की रहती हैं। तो ऐसी पत्तियां वाला जो पेड़ है ये इंग्लैंड में ही पाया जाता है, ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो नेचर चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, हमारे इंडिया में वो एटमॉस्फेयर उसे नहीं मिलता है। ये पेड़ जो है ये ज़्यादातर विदेशों में इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा है, लेकिन हमारे इंडिया का एटमॉस्फेयर क्या है, यहाँ पे साल में 2 या 3 महीने ही ठंडी रहती है और बाकी सारा जो साल रहता है बोलने के लिए वो गर्म रहता है। तो ऐसे गर्म एटमॉस्फेयर में ये पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए ये एल्म ट्री ज़्यादातर विदेशों में स्पेशली इंग्लैंड में पाए जाते हैं। तो इस पेड़ के जो ब्रांचेस हैं, सॉरी ब्रांचेस नहीं, एक्चुअली इस पेड़ का जो मेन जो स्टेम है उसमें एक मोजी यानी एक हल्का सा ग्रीन लेयर छा गया है। जैसे आपने देखा होगा जब कहीं पे हम देखते हैं ना कि अगर किसी एरिया में घर के आसपास नाली के पास अगर कंटिन्यूसली पानी जमा रहे तो हम क्या देखते हैं, एक ग्रीन कलर का लेयर अंदर की तरफ आ जाता है। उस लेयर को हम हिंदी में शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, काई बोलते हैं। काई, जहाँ पे कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है या वहाँ पे जमा हुआ रहता है, ऐसे जगह में ये काई जम जाती है। ये एक टाइप का एल्गी नाम है, ग्रीन एल्गी, जो कि उस जो जगह है उसको वो परत को ढक के अपना एक ग्रीन लेयर उसके ऊपर छा जाता है। तो इसी टाइप के जो ग्रीन लेयर को मोजी कहा गया है। और मोजी एल्म ट्री से मतलब क्या है कि इस एल्म ट्री का जो स्टेम है उसमें एक ग्रीन लेयर, इसी मोजी ग्रीन लेयर का जो एक परत छा गया है।
तो इस मोजी एल्म ट्री यानी ऐसा एल्म ट्री जिसकी ऊपर एक मोजी यानी एक ग्रीन लेयर की परत हो गई है, उस पेड़ के ब्रांचेस में जितने सारे लीव्स फेड हो गए हैं, फेड से मतलब सूख गए हैं, पीले पड़ गए हैं, वो उस पेड़ से द फेडेड लीव्स अवे, यानी ये जो तेज़ हवा जो आंधियों की तरह चल रही है, ये हवा इतनी स्पीड में है कि ये दरवाजे खिड़कियों को बहुत ज़ोर से शेक कर रही है, और इस मोजी एल्म ट्री में जितने भी फेडेड लीव्स हैं, जितने भी पीले पड़ गए लीव्स हैं, इसको ये अपने साथ बहा के ले जा रही है। कौन? हवा। ट्विडलिंग देम बाय द विंडो पैन विथ 1000 others डाउन द लेन। ट्विडलिंग से मतलब घुमावदार, यानी घुमाते हुए। जैसे हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कई जगह में कि जब हवा चलती है ना, जब आंधी तूफान चलती है, तो हम क्या देखते हैं, एक सर्कल जैसा हवा में बन रहा है और वो जो गंदगी है उसको अपने साथ उस सर्कल में घुमाई जा रही है। तो यहाँ पे ट्विडलिंग से मतलब है जो आंधी आ रही है वो एक ऐसा राउंड राउंड वो एक सर्कल जैसा बना रही है, और उस सर्कल के अंदर वो इस सूखे हुए पत्ते को गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ रही है, विंडो पैन से होती हुई। विंडो पैन से मतलब विंडो का जो निचला जो हिस्सा रहता है, वहाँ से ये ट्विल करती हुई, राउंड राउंड घूमती हुई ये आगे बढ़ रही है, और उस अपने साथ भी ये पत्ते ले जा रही है, प्लस उस लेन में जहाँ ये घर है, उस लेन में भी नीचे हज़ारों मात्रा में ये पत्ते पड़े हुए हैं। I love, second stanza, I love to see the shaking twig dance till the shut of eve. Shaking से मतलब आप लोगों को अच्छे से ही पता है, हिलना। ट्विग से मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस। अभी हम जब देखते हैं क्या, एक पेड़ को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। कुछ ब्रांचेस छोटी है एकदम, बहुत कुछ ऐसी हैं कि इतनी छोटी हैं कि उसमें एकदम जान नहीं है, मतलब मान लो आप एक उंगली भी रखते हो तो वो दब के नीचे झुक जाती है। और कुछ ऐसी ब्रांचेस है जिसमें आप पैर रख के खड़े हो जाते हो तो वो नीचे नहीं झुकती है, इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है। तो ये जो एल्म ट्री है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। तो पोएट को ऐसा लग रहा है जैसे जब ये तेज़ हवा का झोंका चल रहा है तो पेड़ की ब्रांचेस के साथ साथ ये जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं, यानी छोटी छोटी टहनियाँ जो हैं, ये भी उसके साथ साथ ही हिल रही है, और डांस टिल द शट ऑफ ईव, यानी ये कंटिन्यूसली सुबह से लेकर शाम, शट ऑफ ईव, ईव से मतलब होता है इवनिंग, और शट ऑफ ईव यानी वो समय जब इवनिंग खत्म होता है, मतलब ख़त्म होता है, संध्या ख़त्म होती है और रात की शुरुआत होती है। तो ऐसे टाइम तक, मैंने जब तक रात नहीं हो जाती, जब तक शाम ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये डांस कर रही है। कौन? एल्म ट्री के जो छोटे छोटे ट्विग्स हैं या ब्रांचेस हैं, ये उस हवा के झोंके की वजह से कंटिन्यूसली शाम तक, शाम के ख़त्म होने तक ये कंटिन्यूसली डांस कर रही है। द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिक हुज चिर्प वुड मेक बिलीव that spring was just now flirting by in summer's lap with flowers to lie. और स्पैरो छोटे छोटे ब्राउन कलर के पक्षियों का नाम है स्पैरो, जिसे आप लोग गौरैया भी बोलते हो कोई लोग, और ऐसे नॉर्मल चिड़िया भी हम लोग बोलते हैं उसे। तो ये जो स्पैरो है ऑन दी कॉटेज रिग से मतलब, कॉटेज से मतलब घर, झोपड़ी पैटर्न वाला घर, लेकिन ऐसा नहीं है कि झोपड़ी पैटर्न वाला घर है तो कोई छोटा मोटा घर है, नहीं। कॉटेज से मतलब होता है ऐसे घर जिसकी जो छतें होती है ना वो ट्रायंगल शेप में होती है, ठीक है, ऐसे घरों को हम कॉटेज कहते हैं। यहाँ पे हम कलकत्ता में देखते हैं कि इस टाइप की घरें बहुत कम होती है। नॉर्मली हम देखते हैं फ्लैट्स का ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो एकदम फ्लैट रहता है, लेकिन कोई भी कॉटेज से मतलब ही है कि उसका ऊपरी जो हिस्सा होगा, छत जो होगी, वो ट्रायंगल शेप में होगी, फ्लैट नहीं होगी, फ्लैट या कोई और शेप की नहीं होगी, हमेशा ट्रायंगल की होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मोजी एल्म ट्री ये इंग्लैंड में है, तो इसका मतलब ये जो कहानी जो है ये आप मान के चलिए कि ये इंग्लैंड का ही एक डिस्क्रिप्शन है विंटर का। तो हम जानते हैं कि विंटर में मतलब इंग्लैंड में ज़्यादातर ठंड का मौसम रहता है, और गर्मियों के मौसम में लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए
बाहर आते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं, अपने बदन में सूरज की रोशनी को वो फील करते हैं। इसीलिए वो समंदर के पास या कोई भी मैंने समंदर या नदी कोई भी है उसके पास वो जाकर नहाते हैं, बीच में वो लेटे रहते हैं और अपने बदन में सूरज की रोशनी लेते हैं, क्योंकि वहाँ सारे साल भर ठंड रहती है और साल का कुछ ही महीना ऐसा है जब वहाँ पे गर्मी होती है। तो वहाँ पे कॉटेज जो रहता है वो हमेशा उसकी जो छतें हैं वो हमेशा ट्रायंगल शेप में रहती है। और इस ट्रायंगल शेप में होने की वजह से क्या होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो ये जो छत है ये बर्फ़ से कवर ना हो जाए, इसीलिए ये ट्रायंगल शेप में होने की वजह से इससे बर्फ़ फ्लोट होके नीचे बह जाती है। और इसके वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लोट होके जब नीचे बह जाती है तो नीचे का जो एंडिंग वाला पोर्शन जो जस्ट टच हो रहा है दीवार के पास, ऐसे जगह में छोटे छोटे खाली हिस्से रहते हैं। इस जगह में ये जो स्पैरो है ये जाके अपना घोंसला बना के वहाँ रहती है। द स्पैरो ऑन द कॉटेज roof चिप वुड मेक बिलीव दैट स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लोटिंग बाय। और ये जो स्पैरो है ये उस कॉटेज की जो कॉटेज रिग से मतलब होता है वो पोर्शन जहाँ पे दीवार और छत आके मिल रही है। तो छत दीवार के बाद मिलने के बाद भी उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड हिस्सा रहता है, तो उस हिस्से में ये जो छोटी छोटी चिड़िया रहती है ये अपना घोंसला बना के वहाँ पे रहती है। तो ये कब होता है? इन द समर, यानी समर के मौसम में ये चिड़िया लोग वहाँ पे आके रहती है और वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाती है। लेकिन जैसे ही ऑटम का टाइम आता है या विंटर का टाइम आता है तो ये चिड़िया जो होती है ये यहाँ से निकल के दूसरी जगह चली जाती है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे अपने इतनी ठंड होती है कि ये चिड़िया लोग शायद वहाँ पे सरवाइव ना कर सके, ठंड में मर जाए। तो इसीलिए ये ऐसे टाइम पे जब समर का टाइम रहता है, जब हर जगह फ्लावर्स खिले हुए रहते हैं, उस समय पे ये लोग वहाँ पे घोंसला बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑटम आता है, विंटर का सीज़न एंटर करता है, ये लोग वहाँ से निकल के चली जाती हैं। तो इनकी जो चिर्प चिर्प की आवाज़ है वो हमें ऑटम में सुनने को मिलती है, लेकिन जैसे ही विंटर आती है तो ये वहाँ से निकल के चली जाती है और हम ये सब आवाज़ और महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ जो राइटर है वो महसूस करते हुए बोल रही है कि समर के मौसम में जैसे जैसे फूल खिलते हैं और ये चिड़िया जो होती है ये आवाज़ करती है, ये कॉटेज रिग में बैठी रहती है, वहाँ पे अपना घोंसला बना के वो रहती है, आवाज़ें करती है। लेकिन जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है तो जिस तरीके से समर में खिलने वाले फूल मुरझा जाते हैं, ये ऑटम जो आता है तो ये पक्षी भी वो कॉटेज रिग छोड़ के चले जाते हैं। आई लव टू सी द कॉटेज स्मोकल अपवर्ड थ्रू दी नेकेड ट्रीज। और अब राइटर कह रही हैं, पोएट कह रही हैं, जॉन क्लेयर कह रही हैं कि उसे ये भी बहुत पसंद है, क्या कि कॉटेज स्मोक। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वहाँ पे जो कॉटेज यानी ट्रायंगल टाइप के जो छतें रहती है, जो स्लैंटिंग रहने से बर्फ़ उसमें फ्लोट होके नीचे रह जाएगा, घर के ऊपर बर्फ़ नहीं जमेगी, क्योंकि वहाँ पे ठंडी में बर्फ़ गिरती है। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडियों का मौसम होता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घरों में वहाँ पे हर कोई अपने कॉटेज के अंदर एक फायर प्लेस का वो लोग इंतज़ाम करके इस पैटर्न से ही बनाते हैं कि हर घर में एक फायर प्लेस हो। इससे वो लोग क्या करते हैं, अगर वो यहाँ पे लकड़ी जलाएंगे तो घर गर्म रहेगा, ठंडी के मौसम में घर गर्म रहेगा तो रहने में आसानी होगी। तो इसीलिए हर कॉटेज में हम वहाँ पे देख पाएंगे कि उनके घर में एक फायर प्लेस है और इस फायर प्लेस से ही जुड़ा हुआ एक बड़ा सा चिमनी वो बनाते हैं, जिससे कि जब वो कोई चीज़ जलाएं, चाहे लकड़ी हो, चाहे कागज़ हो या चाहे कोई और चीज़ हो, तो जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से धुआं निकलता है। तो उसी तरीके से अगर हम घर में कोई चीज़ जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो घर में धुआं फैलेगा तो लोगों को दिक्कत होगी घर में रहने के लिए। तो इसीलिए हर फायर प्लेस के साथ साथ एक चिमनी भी बनाई जाती है, जिससे कि वो जो फायर प्लेस में हम जो भी चीज़ जलाएं, जलने के बाद उसका जो धुआं है वो चिमनी से होते हुए सीधा घर के बाहर ऊपर से निकल जाए। तो जॉन क्लेयर को ये जो स्मोक जो उस कॉटेज से निकली है
उस कॉटेज से निकलने वाले इस स्मोक को भी वो बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करती है, क्योंकि जब ये स्मोक एक घर से निकलता है चिमनी के थ्रू, तो ये ऊपर में एक सर्कल जैसा, छोटा छोटा कर्ल जैसा ये निकलता है, जो हम अपनी आँखों से, खुली आँखों से बहुत ईजिली देख पा सकते हैं कि कॉटेज में से धुआं निकल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ फिगर में भी आपको दिखाया है, एक कॉटेज के यहाँ पे चिमनी वाला ये ब्राउनिश ये वाला हिस्सा दिख रहा है, और इसके ऊपर से ये धुआं का एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है, तो ये धुआं वहाँ से निकल रहा है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। The pigeon nestled round the court on dull November days like this. The cock upon the dunghill crowing, the mill sails on the heath a-going, the feather from the raven's breast falls on the stubble lee. The pigeon nestled round the court. अच्छा, ये जो ऑटम के समय जितने भी पिजन्स होते हैं, पिजन्स पता है आप लोगों को क्या? कबूतर, कबूतर को पिजन्स कहा जाता है। तो जिस तरीके से गर्मियों के समय में वो चिड़िया या स्पैरो आती है, जब वो चली जाती है, तो ऑटम सीज़न में ये जो पिजन्स है ये वहाँ पे, यानी घरों की छतों के नीचे, जहाँ पे छोटा छोटा जगह इनको खपरेल जैसा दिखेगा या खाली जगह, अंधेरी जगह इनको दिखेगी और रहने लायक इनको अगर लगेगी, तो ये वहाँ पे जाके अपना घर का घोंसला वहाँ पे बना लेते हैं। तो ऑन डल नवंबर डेज लाइक दीज द कॉक अपॉन द डाउन हिल क्राउइंग। और ये जो नवंबर का महीना जब शुरू होता है, तो इस समय पे क्या होता है, हर जगह डलनेस छाई हुई रहती है। डलनेस से मतलब हर जगह सूखापन, हम कहीं पे भी ग्रीन चीज़ें नहीं देख पाएंगे, हमें जहाँ भी दिखेगा सूखा या फेडेड लीव्स दिखेंगे, टूटी पड़ी हुई टहनियाँ दिखेंगी, सूखे सूखे खाली खाली रास्ते दिखेंगे। तो ये इसलिए इसे कहा जाता है कि डल नवंबर, क्योंकि ये नवंबर के महीने में ऐसा हम देख पाते हैं हर जगह। तो इसीलिए राइटर भी, पोएट भी हमें कह रही है कि ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस, और नवंबर के इस मौसम में डेज आर लाइक दिस, ऐसे ही चलते हैं। द कॉक अपॉन द डाउन हिल क्रोइंग। और इस मौसम में हम ये भी देखते हैं कि जो कॉक है, कॉक यानी मुर्गा, अपॉन द डंग हिल क्रोइंग। और डंग हिल से मतलब है, डंग किसे बोलते हैं, जो गाय जो पॉटी करती है उसे हम कहते हैं काउ डंग। तो यहाँ पे डंग हिल यानी ये जो काउ डंग है यानी गोबर, इसका एक पहाड़ जैसा बन गया है। गांव में आपने देखा होगा कि हर कोई अपने घरों में बैल, गाय ये सब रखता है, क्योंकि वो लोग खेती का काम करते हैं और खेती के काम में ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये बैल और गाय का यूज़ किया जाता है जिससे कि खेती का काम हो सके। तो जब ये लोग इसे पालते हैं तो ऑब्वियसली ये जब खाना खा रहे हैं तो ये पॉटी करेंगे, लेकिन इस पॉटी को जो कि गोबर या काउडंग कहलाता है, ये जो है ये हमारे बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत उपजाऊपन रहता है, ये एज अ मैन्योर भी यूज़ होता है। तो इसीलिए काउ डंग हिल क्रोइंग, द कॉक अपॉन द काउ डंग हिल क्रोइंग। तो ये जो काउ डंग है ये एक जगह में इसको जमा किया जाता है, तो ये जम के एक पहाड़ जैसा बन गया है, और इस पहाड़ के ऊपर बैठकर कौन, ये जो कॉक है वो बांग दे रही है, यानी मुर्गा जो है वो बांग दे रहा है। द मिल सेल्स ऑन द हीट गोइंग, द फेदर फ्रॉम द raven's breast fall on the stable lee। और इस समय पे जो मिल्स होते हैं, हम देखते हैं ना कि सुबह सुबह कई मिलों से देखना, ठीक 6 बजे ना आवाज़ आती है, ऊँ करके आवाज़ आती है, फिर उसके बाद फिर शाम को 6 बजे एक बार ऊँ करके आवाज़ आएगी। तो ये जो मिल्स है ऐसा लग रहा है जैसे दूर कहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से भी धुआं निकलता है और ऐसा फील होता है जैसे दूर कहीं कुछ सेलिंग चल रहा है, यानी कोई समंदर में कोई चीज़ आगे चलते चलते चले जा रही है। द फेदर फ्रॉम द raven's breast fall on the stubble lee। फेदर फ्रॉम द raven's breast, यहाँ पे raven's breast से मतलब है एक पक्षी जिसके बदन से जो फेदर है, फेदर यानी पंख, वो टूट के फॉल्स ऑन दी स्टबल ली। स्टबल ली से मतलब एक ऐसा खेती वाला एरिया जहाँ पे
खेती की गई थी, खेती करने के बाद मान लो उसकी खेती की फसल जो जो भी उन्होंने, मान लो धान लगाया था या चावल लगाया था, पेड़ मैंने चावल का पेड़ लगाया था उन लोगों ने। तो चावल के पेड़ में क्या होता है, एट लास्ट जब धान पक के रेडी हो जाता है तो पेड़ को ज़मीन से उखाड़ लिया जाता है, सॉरी काट लिया जाता है। काट लिया से मतलब नीचे का जड़ वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर ये लोग काट देते हैं और फिर बाकी का हिस्सा ये उठा के ले जाते हैं अपने बैलगाड़ी में ढो के अपने घर। तो वो जो हिस्सा जो रह जाता है वो पड़े पड़े सूख जाता है और फिर कभी बारिश की बूंदें या कभी कुछ होने की वजह से इसके आसपास से छोटी छोटी घासें निकल जाती है, जिसे कहा जाता है ली। और स्टबल यानी वो पेड़ का बाकी का हिस्सा जो काटने के बाद रह जाता है। तो ऐसी जगह में, ऐसी खेती वाली जगह में जहाँ पे धान का कुछ हिस्सा जड़ समेत मिट्टी में रह गया है और उसी के बीच बीच में से कुछ घासें निकली हुई है, और ऐसे जगह में रैवन के ब्रेस्ट से फेदर निकल के नीचे गिरा हुआ है। The acorn near the old crow's nest fall pattering down the trees. Acorn एक टाइप के फल का नाम है जो कि ब्राउन कलर का होता है और ये ओक ट्री नाम के पेड़ से गिरता है। ओक ट्री एक पेड़ का नाम है, उस पेड़ का फल है ये एक्रॉन, जो कि एक टाइप का ब्राउन कलर का नट होता है इसके अंदर। तो ये जो पेड़, ये जो ओक ट्री है जिसमें से एक्रॉन नीचे गिर रही है, ओल्ड क्रोज नेस्ट, ये नीचे जहाँ गिर रही है वहाँ पे एक बहुत ही पुराने से कौवे का घर है या नेस्ट है, घोंसला है, और उसी में ये जो एक्रॉन फल है ये नीचे पक पक के गिर रहा है। और नीचे जैसे ही गिर रहा है पेड़ से तो इसमें से पैट पैट की आवाज़ आ रही है। तो इस पैट पैट की आवाज़ को जो कि कंटिन्यूसली आ रही है इसे कहा जाता है पैटरिंग, यानी कंटिन्यूसली पैटरिंग की आवाज़ आना। और वो किस लिए आ रही है, क्योंकि ओक ट्री से एक्रॉन नाम का फल नीचे गिर रहा है। The grunting pigs that wait for all scramble and hurry where they fall. Grunting pigs, pigs से मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ही जानते हो, pig यानी सुअर, grunting यानी सुअर की आवाज़। सुअर की आवाज़ कैसे करता है ना, वो गं 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 इस टाइप से आवाज़ करता है। तो ये जो सुअर हैं वहाँ पे ये लोग आवाज़ करते हुए आपस में एक साथ एक जगह में ये लोग वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं, यही एक्रॉन फल का, जो कि नीचे धीरे धीरे पट पट करके आवाज़ करते हुए नीचे गिर रहा है। तो ये जैसे ही गिरता है ये सारे सुअर वहाँ पे झटके से पहुँच जाते हैं और उठा के उसे मुंह में, जल्दी से मुंह में घुसा लेते हैं खाने के लिए। तो इस तरीके से क्लेयर ने हमको पूरा ऑटम का एक पर्टिकुलर जगह में वो हैं और वहाँ से वो पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दे रही है। क्या डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि एक जगह है इंग्लैंड में और वहाँ पे एक कॉटेज है, कॉटेज की छत ट्रायंगुलर शेप में है और उसमें से धुआं निकल रहा है। उस कॉटेज का जो घर, मतलब उस कॉटेज में जो खिड़की दरवाजे हैं वो फिटफुल गस्ट यानी कंटिन्यूसली अलग अलग स्पीड में हवा तेज़ चल रही है, कभी धीरे चल रही है, और इसी वजह से विंडोज़ में आवाज़ हो रही है, एक शेकिंग हो रहा है। उसके बाद ठीक उस घर के सामने एक एल्म ट्री है जिसमें स्टेम जो है उसमें एक ग्रीन परत सी छा गई है और ऊपर के जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल खाली पड़ गए हैं। हवा के तेज़ झोंके ने उनमें जो सूखे सूखे पत्ते थे उसको नीचे गिरा दिया है। नीचे रास्ते में कई हज़ारों पत्ते पूरे लेन में फैले हुए हैं और ये सब चीज़ पोएट को बहुत पसंद आ रहा है। ये सब चीज़ देख के उन्हें लग रहा है जैसे यही है असली शुरुआत ऑटम की, जिसमें हर तरफ सब कुछ फेडेड दिख रहा है, पेड़ पौधे खाली पड़े हुए हैं, कॉटेजेस में से धुआं निकल रहा है। जो स्प्रिंग जब था तब हर जगह में फूल पौधे हमको दिखते थे, चिड़िया चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन ऑटम में और चिड़िया चहचहाने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है और ना ही हमें कहीं कोई फूल ज़्यादा तादाद में खिले हुए दिखते हैं। हर तरफ सूखा सूखा पीला पीला ऐसा दिखता है। और
ये जो कॉटेज है ठंडियों में, इस कॉटेज में लोग यूज़ करते हैं फायर जलाने के लिए, जिससे कि घर गर्म हो। और घर गर्म करते समय इसको जलाते वक्त जो धुआं निकलता है वो कॉटेज में से उसकी चिमनी से निकलते हुए आसमान में एक सर्कल सर्कल जैसा बनाता है। पिजन्स जो हैं इस टाइम पे हमें दिखते हैं कि वो कैसे खपरेल की बीच में खाली जगह में अपना घर बना रहे हैं। नवंबर का ये जो मौसम है ये बिल्कुल ऐसा ही डल हमेशा दिखता है। इसमें हर तरफ डलनेस छाई हुई है और एक एक्रोन का पेड़ है जिसमें से फल गिर रहे हैं और सूअर भागते हुए उसे उठा के खा रहे हैं। और कौवे माने पंछियों के जो फेदर्स हैं वो सूखी पड़ी हुई ज़मीन में नीचे गिरे हुए हैं। इस तरीके से उन्होंने ऑटम का एक पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या हम ऑटम में देख पाते हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका मीनिंग आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको क्लियर हो गया अभी अब अच्छे से। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। ओके देन आप लोग एक बार रीडिंग मान लेना तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले दिन इसके आगे से पढ़ेंगे। ओके बाय फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।